स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे अपना नया क्वेश्चन जो इस प्रकार है। प्रवस्था नियम की सहायता से NaCl तंत्र की व्याख्या करो। किसी ऐसे तंत्र की प्रवस्था नियम अनुसार व्याख्या करो जिसमें असर्वांगसम गलनांक यौगिक बनता हो। तो ये है NaCl तंत्र और ये यह संघनित तंत्र है और यह दो घटक तंत्र भी है। इस प्रकार हम इसके हल करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका ग्राफ लिखेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। हम लोग इस तंत्र में कुछ वक्र देखते हैं जो यहाँ पर डायग्राम में दर्शाया गया है। AB वक्र, BC वक्र और CD वक्र। तो हम AB वक्र को समझेंगे, हम BC वक्र को समझेंगे और हम CD वक्र को समझेंगे। और इसमें बिंदु B क्या है, बिंदु C क्या है, इन पे भी हम कुछ बातों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और आप देखिए कि यहाँ पर जल की मात्रा धीरे धीरे कम होंगी तो NaCl की बढ़ेंगी और यहाँ NaCl की कम होंगी, जल की मात्रा बढ़ेंगी। और ये वक्र जो है टेम्परेचर और कंपोजिशन ऑफ NaCl के बीच खींचा गया है। तो ये एक असर्वांगसम गलनांक वाला वक्र है। यह एक दो घटक तंत्र है और एक संघनित प्रवस्था इस पे नियम लागू होने वाला है। तो आपने वक्र देख लिए होंगे, AB वक्र, BC वक्र, CD वक्र, B बिंदु और C बिंदु के इनको हम समझने वाले हैं। अब हम समझते हैं AB वक्र के बारे में। हम लोग AB वक्र समझने से पहले कुछ बातें समझ लेते हैं जो यहाँ पर दी गई है। आप ध्यान दीजिए। कभी कभी दो घटकों के संयोग से बना यौगिक इतना अधिक अस्थायी होता है कि वह अपने गलनांक से कम तापमान पर ही पूर्णतः अपघटित होकर एक नई ठोस प्रावस्था और एक विलयन बनाता है जिसका संगठन ठोस यौगिक से भिन्न होता है। ऐसा यौगिक असर्वांगसम गलनांक वाला कहलाता है। तो इससे पहले हमने जो मैग्नीशियम जिंक तंत्र पढ़े थे वह सर्वांगसम गलनांक वाला यौगिक बनाए थे। अब यहाँ पर जो यौगिक बनेगा वो असर्वांगसम गलनांक वाला यौगिक बनेगा। इसके मीनिंग ये है कि हम जब दो घटकों को आपस में क्रिया कराते हैं तो एक अस्थायी यौगिक बनता है जो अपने से कम तापमान पर ही पूर्णतः विघटित हो जाता है और नई ठोस प्रावस्था और नया विलयन बनाता है जिसका संगठन ठोस यौगिक से भिन्न होता है। ऐसा यौगिक असर्वांगसम गलनांक वाला कहलाता है। अब बात आती है NaCl तंत्र में दो घटक NaCl है। इनमें संयोग से एक हाइड्रेट NaCl2 बनता है। संघनित तंत्र होने के कारण वाष्प को उपेक्षणीय मानते हुए केवल चार प्रावस्थाएं दी गई है। एक प्रावस्था होती है ठोस NaCl, ठोस बर्फ, विलयन और हाइड्रेट। अर्थात इसमें वाष्पावस्था को क्या माना गया है, नेग्लिजिबल या उपेक्षणीय माना गया है। इसलिए इस पर जो नियम लगेगा, इस पर जो प्रावस्था आरेख का नियम लगेगा वो F बराबर C-P+1 होगा, नहीं तो +2 होता अगर हम वाष्प को उपेक्षणीय मानते तो। तब आप समझते हैं, तो आप समझ में आ गया होगा कि इसमें कितनी प्रावस्था मिलने रही है हमें, ठोस NaCl, ठोस बर्फ, विलयन तथा हाइड्रेट NaCl2। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट। ये हमको आगे प्राप्त होगा जैसे हम वक्र को पढ़ेंगे। अब हम इसमें आगे दिया गया है कि इस तंत्र को T मतलब टेम्परेचर, C मतलब कंपोजिशन आरेख 1.6 में दिखाया गया है। प्रावस्था आरेख की विवेचना वक्र बिंदु और क्षेत्रफल द्वारा की जाएंगी जो हम आगे करने वाले हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि NaCl और H2O का जो प्रावस्था आरेख मिलता है और जिसमें यौगिक बनता है NaCl वह अपने से कम तापमान पर ही अवघटित हो जाता है, अर्थात वह अस्थायी होता है। और इस तंत्र में वाष्प की उपेक्षा की जाती है, अर्थात वाष्प को काउंट नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं इसमें प्राप्त वक्र के बारे में। पहले हम बात करेंगे AB वक्र के बारे में। तो आप देखिए हम इधर चलेंगे तो क्या होगा, इस वक्र में AB वक्र में हम इधर चलते हैं तो ये AB वक्र एक हिमांक वक्र है। हम इस जल में H2 मिलाते जाएंगे, हम इस जल में या अर्थात इस H2O में Na से मिलाते जाने पर इसका हिमांक धीरे धीरे कम हो जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि AB क्या है, एक हिमांक वक्र है।
बात आती है ए बी वक्र के बारे में। ए बी जल का हिमांक 0 सेल्सियस है, मतलब जो बिंदु ए है उस पर जल का हिमांक 0 सेल्सियस है। जल में NaCl की बढ़ती हुई मात्रा मिलाए जाने पर जल में हिमांक में अवनमन होता है, इसलिए इसे जल का हिमांक वक्र भी कहते हैं। इस वक्र पर बर्फ और विलयन साम्य में होते हैं, अतः प्रोस्था नियम के अनुसार डिग्री ऑफ फ्रीडम अर्थात F की वैल्यू स्वतंत्र कोटि कितनी होती है? 1 होती है। कैसी इकाई? अब देख लिए 2 घटक तंत्र है तो C का मान 2 आया। प्रावस्था है 2 साम्य में कौन कौन सी? बर्फ और विलयन, तो यहाँ पर भी 2 आया। और एक हमने यहाँ 2 की जगह 1 क्यों रखे? क्योंकि हमने यहाँ पर वाष्पों को प्रश्न मान्य थे और ये संगणित वक्र है, यह संगणित प्रावस्था का आरेख है, इसलिए हमने यहाँ 1 लिए हैं। तो क्या हुआ अपना आंसर? F बराबर 1, अर्थात क्या होगा? एक चर तंत्र होगा। तो आप समझ में आ गया होगा कि जो वक्र में बिंदु ए है वो जल का हिमांक है। जैसे जैसे हम इस वक्र में या इस H2O में NaCl मिलाते जाते हैं तो वक्र धीरे धीरे कम होते जाता है और हमें बिंदु बी प्राप्त होता है। अब बात आती है बिंदु बी क्या है? बिंदु बी एक नई प्रावस्था NaCl H2 प्रकट हो जाती है, इसलिए बिंदु बी पर 3 प्रावस्थाएं बर्फ, ठोस NaCl और संतृप्त विलयन साम्य में है, इसलिए बिंदु बी पर तंत्र अचर है, अर्थात स्वतंत्र कोटि कितनी होंगी? 0 होंगी। यहाँ 1 थी, यहाँ 0 कर लीजिए आप। अब 0 कैसी होंगी? C का मान 2 है, P का मान 3 है और यहाँ पर इसका मान कितना है? 1 है। तो 2 - 3 - 1 बचा, 1 + 1 माइनस कट गया तो 0 बचा। अर्थात हम बोल सकते हैं जो बिंदु भी है वो त्रिक बिंदु है, क्योंकि इस पर क्या होती है? 3 प्रावस्था साम्य में होती है। कौन कौन सी प्रावस्था साम्य में होती है? बर्फ, ठोस NaCl H2O और संतृप्त विलयन किसका? NaCl और H2O का। तो इस प्रकार हमें बिंदु भी प्राप्त हुआ। अब हम बिंदु भी देखते हैं ग्राफ में कहाँ पर है। ये देखिए, ये बिंदु भी है जहाँ पर हमें एक नया यौगिक प्राप्त होगा जो NaCl H2 है। इसमें 3 अवस्था साम्य में होंगी, एक तो ठोस बर्फ आइस, एक NaCl H2O और एक उन दोनों का विलयन। अर्थात इस बिंदु बी पर F का मान कितना आएगा? 0 आने वाला है। अब देखिए 0 सेल्सियस तापमान था तो बी पर क्या हो गया? धीरे धीरे कम होते, कितना हो गया? माइनस हो गया। अर्थात क्या हुआ? इससे पहले हमने बोले थे कि ए बी क्या है? एक हिमांक वक्र है। तो ए बी हिमांक वक्र है कि नहीं है? क्योंकि क्या होता है इसमें जो जल का हिमांक 0 डिग्री होता है, मगर जैसे जैसे हम इसमें NaCl मिलाते जाते हैं तो उसका हिमांक कम हो जाता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह जल का एक हिमांक अवनमन वक्र भी कहलाता है। कौन सा वक्र? ए बी वक्र, जिससे हम पहले पढ़ चुके हैं। अब बिंदु बी भी हम क्लियर कर चुके हैं। अब पढ़ते हैं वक्र BC के बारे में। अब BC को समझते हैं। बिंदु बी पर यदि तापमान बढ़ाया जाए तो बर्फ पिघलती है और ठोस NaCl H2O उसमें घुलने लगता है, अतः BC पर ठोस NaCl विलयन साम्य में है। इस वक्र को NaCl H2O की विलयता वक्र कहते हैं, इसलिए तंत्र एक चर तंत्र कहलाता है। अब बात आती है कि जो BC वक्र है वो वक्र क्या है? उसमें हम लोग क्या करेंगे? तापमान बढ़ाएंगे तो जो ठोस NaCl है वो घुलने लगता है और विलयन और ठोस NaCl साम्य में होता है, अतः ये क्या है? एक विलयता वक्र है, क्योंकि इसमें कौन विलय हो रहा है? NaCl H2 विलय हो रहा है। कब? तापमान बढ़ाने पर। अर्थात BC वक्र पर 2 साम्य में रहेंगी, तो इसलिए 2 घटक तंत्र, तो यहाँ C का मान 2 आएगा। P की वैल्यू कितनी आएंगी? 2 आएंगी, 2 साम्य में है तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1। अर्थात क्या होगा? एक चर तंत्र यहाँ कहलाता है। कौन? BC वक्र क्या है? एक चर तंत्र है। तो एक बार हम देखते हैं BC वक्र ग्राफ में कहाँ पर है। तो बात हो रही है इस BC वक्र के बारे में। वो कहता है कि जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं तो जो ठोस NaCl है, NaCl H2 है, वो धीरे धीरे घुलते जाता है। अर्थात जो BC वक्र है वो NaCl H2 का विलयता वक्र भी कहलाता है। तो हमारा हो गया BC वक्र के बारे में। अब बात आती है वक्र CD। बिंदु C पर तापमान 0.151 सेल्सियस है, इससे ऊपर NaCl H2 अस्थायी है, इसलिए अनाद्र डिहाइड्रेट NaCl प्रकट हो जाता है। इस वक्र पर ठोस NaCl और विलयन साम्य में है, अर्थात यह क्या? एक चर तंत्र है। वही कहता है कि बिंदु C पर
0.15 डिग्री टेम्परेचर है, इससे ऊपर एन क्या बनाएंगे, अस्तयौगिक है, इसलिए जो NaCl में जल निकल जाएगा, इसलिए इस वक्र पर ठोस NaCl और विलयन साम्य में है। अर्थात क्या होगा, चरतंत्र होगा, क्योंकि ठोस NaCl साम्य में है, ठोस NaCl और विलयन क्या है, साम्य में। अर्थात दो प्रस्था साम्य में, तो बी का मान 2 आएगा और घटक 2 है, 2 से 2 कटेगा, बचा 1। अर्थात क्या होगा, CD भी क्या है, एक चरतंत्र है। अब बात आती है हिमांक्रांतिक बिंदु या गलनांक्रांतिक बिंदु बी के बारे में। ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है। तो AB और BC के अनुसार बी पर 3 प्रस्थाएं ठोस अर्थात बर्फ H2O, ठोस NaCl H2O और विलयन साम्य में है। बिंदु बी पर तापमान -21.2 सेल्सियस है, जो तंत्र की निम्नतम तापमान है, इसलिए बिंदु बी गलन बिंदु है। तो अब हमारा जो बिंदु बी है वहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हिमांक्रांतिक बिंदु है, गलनांक्रांतिक बिंदु है, क्योंकि हम इसे हिमांक और गलनांक्रांतिक बिंदु क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ठोसावस्था में बदल रहा है और इधर क्या हो रहा है, ये द्रवावस्था में बदल रहा है। मतलब इसको इसके सापेक्ष बोला जाए तो हिमांक्रांतिक बिंदु, इसके सापेक्ष बोला जाए तो गलनांक्रांतिक बिंदु, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम जल में NaCl मिलाते हैं तो वो ठोस में बदल जाता है, अर्थात हिमांक में कमी हो जाती है और -21.2 सेल्सियस तापमान प्राप्त होता है। अगर इस तापमान के ऊपर गर्म किया, तापमान बढ़ाया जाए तो यह पिघलने लगता है। तो पिघलना मतलब गलन होना, अर्थात गलनांक्रांतिक बिंदु, और बर्फ में परिवर्तित होना मतलब हिमांक्रांतिक बिंदु। तो बी क्या है, हिमांक्रांतिक बिंदु भी है और गलनांक्रांतिक बिंदु भी है। और क्या होता है, इस बिंदु बी पर 3 प्रस्था साम्य होती है, ठोस NaCl H2O और विलयन क्या होते हैं, साम्य में होते हैं। साम्य में कौन रहेगा, बर्फ, ठोस NaCl H2O और विलयन क्या रहेंगे, साम्य में। अर्थात बिंदु बी पर है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि बिंदु बी पर जो F का मान कितना आएगा, 0 आएगा, अर्थात क्या होगा, वो अचर तंत्र होगा, क्योंकि इस पर क्या है, 3 प्रस्थाएं साम्य में होती है। अब बात है असर्वांक्ष बिंदु सी, चूंकि हाइड्रेट 0.15 सेल्सियस से ऊपर अस्थायी है, इसलिए बिंदु सी पर वह अपघटित हो जाता है NaCl H2O। मतलब क्या होगा, इसमें से NaCl जिसमें जल ना हो बाहर निकल जाएगा और संतुलन अलग हो जाएगा। अतः अपने गलनांक से कम तापमान पर ही दूसरे NaCl अनाद्र और द्रव विलयन में अपघटित हो जाता है, इसलिए ऐसे यौगिक को निश्चित गलनांक नहीं होता। अतः बिंदु क्या है, असर्वांक्ष गलनांक बिंदु। अगर वह अपने निश्चित गलनांक पर अलग होता तो हम सर्वांक्ष बोलते, जबकि वो क्या हो रहा है, अपने गलनांक से कम पर क्या अलग हो जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, उसको असर्वांक्ष गलनांक बिंदु। मतलब जैसे बिंदु सी पर तापमान 0.1 सेल्सियस के ऊपर 0.15 सेल्सियस के ऊपर चला जाता है, तो अब बिंदु सी समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो बिंदु सी है वो क्या है, असर्वांक्ष गलनांक बिंदु है। इस पे 0.1 सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर ही यह NaCl H2O NaCl अनाद्र और संतुलन में बदल जाता है। अतः हम लोग समझ सकते हैं कि वो अपने गलनांक से पहले ही क्या हो गया, अपघटित हो गया, किसमें, एनहाइड्रस NaCl में और संतृप्त विलयन में। अब बात क्षेत्रफल में, संपूर्ण आरेख में 5 क्षेत्रफल E, F, Mn, AEB, EG, CB, ABCD और CDHG है। ये द्विचल तंत्र है, क्योंकि इसमें क्या होंगी, हर क्षेत्रफल पे 2 अवस्थाएं, F का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने क्या करे, इस प्रकार हमने इस पूरे आरेख को पढ़ लिए। आप लोग इसे सबसे पहले इसका आरेख बनाकर इसको याद कीजिए, तो आपको सिंपल जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।